सुनिए तो, इस बार अक्टूबर महीने में ही 2 त्योहार आ रहे हैं। कृपया देख लीजिए कि आपकी माँ 2 महीने आपके भाई के पास ही रहें। दशहरा और दिवाली के त्योहारों के दिनों में मैं उनका मुख देखकर उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। शुक्रवार की सुबह सिर धोकर, सिर पर टर्की टॉवल को गोवर्धन गिरी की तरह लपेटकर पूजा के लिए तैयार होते हुए जयंती ने अपने सहनशील पति को आदेश दिया। सुनील लैपटॉप स्क्रीन की ओर गंभीरता से देखते हुए उंगलियों को तेजी से चला रहे थे। उनकी उंगलियों का दबाव स्क्रीन पर अक्षरों के रूप में दिखाई दे रहा था। उसने सुनिश्चित कर लिया कि उसकी बातें सुनील के कानों तक नहीं पहुंची। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई सुनील के पीछे खड़ी हो गई। कोई हलचल नहीं, कोई प्रतिक्रिया तो उससे भी कम। उसने सोचा कि टॉवल हटाकर अपने बालों को सुनील पर नरमी से पहुंचे। उसे उम्मीद थी कि पानी की बूंदों के माध्यम से ही वह इस दुनिया में आ जाएंगे। जयंती को ऐसी हरकतें पसंद थीं। स्क्रीन पर अंकों और ग्राफों को देखकर उसने यह मान लिया कि वह किसी गंभीर कार्य में लीन है और पीछे हट गई। सोफे पर बैठकर उसने अपना सेल फोन निकाला। सेल फोन पर संदेश आने का मृदु संगीत सुनते ही सुनील ने स्वचालित रूप से मैसेज देखा। जयंती इस प्रकार व्यवहार कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही न हो और वह कहीं और देख रही हो। मैसेज था, अगले महीने अपनी मां को मत लाना। 2 त्योहार आ रहे हैं। देख लीजिए कि वह आपके भाई के पास ही रहें। नवंबर और दिसंबर में वह हमारे पास रह सकती हैं। दशहरा और दिवाली के दिनों में मैं उनका मुख देखकर सेवा नहीं कर पाऊंगी। अपनी ही बातें मैसेज के रूप में देखकर सुनील को क्रोध आ गया। उसने चेहरे पर क्रोध को दिखने न देते हुए काम जारी रखा और कंप्यूटर बंद कर दिया। उसने पानी पिया और जयंती के सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। हार न मानने वाली जयंती और जीत के पास भी न पहुंचने वाले सुनील की शादी को 3 दशक हो चुके थे। उनकी एकमात्र बेटी रेसिडेंशियल स्कूल में शिक्षा के पिंजरे की तोती बनकर उच्च शिक्षा के लिए स्वच्छंद पक्षी की तरह केंडा चली गई थी। दीवार पर संपूर्ण परिवार का फोटो था। उसमें सभी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बीच में मूल जोड़ा, आसपास 2 बेटे और उन्हें गले लगाए हुए उनकी पत्नियां। मुख्य जोड़े के पीछे बेटी और दामाद। मां के कंधों पर स्नेह से रखी बेटी के हाथ। जगह जगह बच्चे। फोटो पूरा भरा हुआ और संतुलित था। फैमिली फोटो से 2 कदम की दूरी पर पिता की क्लोजअप फोटो थी, जिसका आकार बड़ा था। शीशे पर ही लगी हुई बिंदी, कभी न मिटने वाली मुस्कान, कभी न मुरझाने वाली रंग बिरंगी फूलों की माला। उनके बड़ी बिंदी और मुस्कान के साथ दीवार पर लगने के बाद से ही उनके माथे की बिंदी गायब हो गई थी। हंसी पर जंजीरें लग गईं। बालों के जूड़े में फूल न लगाने के कारण वह अशुभ हो गई थीं। खुद के घर में, बच्चों के घरों में, पड़ोसियों की गलियों में, दुनिया के लिए और इससे भी बढ़कर अपने जन्मदाताओं के हृदयों में, घर की बहू बनकर आने वालों के मन में बहुत से लोगों ने उन्हें दूर ही रखा। उनका मुख देखना अशुभ था। यदि घर में शुभ कार्य हों तो उन्हें आस पास भी नहीं रहना चाहिए। बेटों के घरों में उनके लिए छिपे हुए कमरे थे, जिसे वे गर्व से विशेष कमरा कहते थे। वह घर के अंदर ही रहती हैं, लेकिन मन में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। बारी बारी से हर महीने एक बेटे के पास रहने का समझौता निश्चित था। यदि शुभ कार्य हों, त्योहार आएं, सोशल पार्टियां हों, घर छोड़कर यात्रा पर जाना पड़े या नजदीकी रिश्तेदार आएं, तो समझौते शिथिल हो जाते थे। समायोजन अनिवार्य थे। किसी को भी उनकी जरूरत नहीं थी, उन्हें दूर ही रखना था। उनके जैसी कितनी ही औरत जाति अभी भी अशुभ ही मानी जाती है। वह मां, जिसने हर संतान को 9 महीने लगातार पेट में पाला, अब बेटों के पास मासिक आधार पर कष्ट से रह रही थी। उसने अपने पति को कितना भी समझाया, उन्होंने नहीं सुना। शादी के कुछ ही साल बाद उसे पता चला कि उनके पति सिगरेट की लत में डूबे हुए हैं। उसने प्यार से उन्हें छोड़ने को कहा। एशट्रे पहले की तरह ही भर जाती थी। कुछ और सालों बाद उसने बहला फुसलाकर समझाया,
परिणाम शो रहा। रात को मीठी बातों से कहा तो उन्होंने हाँ कर दी, पर अगले ही दिन भूल गए। इस तरह कई बार। जब भी वह शांत होते, एक अजीब आवाज आती, आप अगर सिगरेट कम नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप अगर सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगी। अगर तुम सिगरेट पीना बंद नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। उसने रोते हुए उन्हें डराने की कोशिश भी की। इंसान हो या जानवर, डंडे से वार करने पर वह सुनता है। तुम्हें कितना भी समझाया जाए, तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता। तुम्हारी मौत जो भी हो, तुम खुद ही मरो। मैं मर जाऊंगी। सिगरेट के सिरे पर राख से ढकी हुई आग धुएं को खींचने पर लाल दिखाई देती थी। उस आग के लाल कण मुंह के द्वारा और उसके बाद गले के द्वारा काले पड़ चुके फेफड़ों में पहुंच गए। वहीं पर स्थायी निवास बनाकर वे टिमटिमाते हुए दिनों की गिनती कर रहे थे। शरीर के अंदर ही चिता की आग के लिए स्थान। कुछ ही दिनों में लाल कण घर के बाहर गोबर के उपलों से जलती आग में मिल गए। सिगरेट पीने वाले शरीर को जलाने के लिए वे तैयार हो रहे थे। उसे रोना नहीं आया। उनके जाने का कोई दुख नहीं था। सिगरेट पीने पर जो लाल आग दिखाई देती थी, वह पीछा करती हुई चिता की आग जैसी लगती थी। वह कल्पना करती थी कि शरीर धीरे धीरे जल रहा है। वह दिन आ ही गया। पारिवारिक जीवन समाप्त। एक अकेली स्त्री का जीवन आरंभ। फैमिली फोटो में मुख्य व्यक्ति के अलावा सभी प्राणी हॉल में बैठे थे। वह कहीं और देखती हुई जड़वत एक जगह बैठी थीं। उस दिन का चर्चा का विषय वह थीं। उनके बच्चे यह मानते हुए कि वह उनका विषय नहीं है, टीवी रूम में जाकर बिना रक्त मांस वाली कार्टून फिल्म देख रहे थे। हॉल में रक्त मांस के साथ सात भावनाओं से भरे प्राणी थे। उनके चारों ओर कई लुभावने उपग्रह थे, घर, गहने, बैंक बैलेंस, हर महीने आने वाली पेंशन और भी बहुत कुछ। बच्चे जोर से हंस रहे थे। स्थिर कार्टून प्रिंट भी हंसी लाती थी। स्क्रीन पर चलते फिरते कार्टून घर की जिम्मेदारियां न जानने वाले बच्चों को और भी ज्यादा पसंद थे। बड़े लोग गंभीर थे। वह बस सुनती जा रही थीं। बच्चे अपने भविष्य का फैसला कर रहे थे। जीवन काल को टुकड़ों में बांटकर मासिक आधार पर विभाजित करने का विचार आकार ले रहा था। जब बातचीत के शब्द दरवाजे रहित कानों में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक घृणा हुई। उन्हें यह संदेह भी हुआ कि क्या ये मुझे ही पैदा हुए हैं। बिना तराजू के ही बंटवारा हो गया। उन्हें शारीरिक रूप से टुकड़ों में नहीं बांटा गया, लेकिन उनके भविष्य के समय को महीनों तक सीमित करके स्थान परिवर्तन की योजना बनाई गई थी। एक महीना बड़े बेटे के पास, एक महीना छोटे बेटे के पास। मासिक अवधि का पालन करना था। एक दिन भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जिसके पास वह रहती, पेंशन उसी को। जब उन्हें मन करे, बेटी के पास भेज देना था। महीना पूरा होते ही आकर ले जाना किसी के लिए संभव नहीं था। उसने सुनकर मन ही मन में हंस दिया। उसने महसूस किया कि उसकी नियति माथे पर नहीं, बल्कि बच्चों के हाथों में है। जब बच्चे पेट में थे, वह उन मधुर पलों को खुशी खुशी अपने पति, सास और मां के साथ बांटती थी कि वह हलचल कर रहा है। वे दौड़कर आते, पेट पर हाथ रखकर उन छोटी हलचलों को स्नेह से महसूस करते थे। जब वे अंदर थे तो प्यारी ठोकरें थीं। अब बाहर से जोर से ठोकर मार रहे हैं। उनका दिल जैसे निचोड़ गया। वह अपने बच्चों द्वारा निर्धारित मासिक प्रवास का कैलेंडर बन गई थीं। सूर्य और चंद्रमा के उदय में अंतर हो सकता है, लेकिन एक दिन भी इधर उधर नहीं होगा। हर महीने के आखिरी दिन वह घर बदलती। दोनों घरों के बीच दूरी 300 किलोमीटर थी। बदलाव के लिए कभी छोटा पड़ाव बेटी के पास। दामाद पड़ोसी देश में रहते थे। घर के पास के मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। सभी का ध्यान घूमती गेंद पर था। खिलाड़ी गेंद के चारों ओर, गेंद पैरों के बीच से नेट की ओर लुढ़कती चली गई। एक खिलाड़ी दौड़कर गेंद को दूसरी ओर के नेट की ओर लॉन्ग शॉट मारा। हवा में तैरती हुई गेंद दूसरी ओर गई। वहां मौजूद एक चालाक खिलाड़ी ने गेंद को रोका और उतनी ही तेजी से उस ओर किक मारी जिस ओर से वह आई थी।
गेंद उधर से इधर, इधर से उधर, वह उधर से इधर, इधर से उधर। साल बीत गए। जरूरतों के हिसाब से कुछ बदलाव हुए। अगर एक बेटे के पास लगातार 2 महीने रहती तो अगले 2 महीने दूसरे के पास। बदलावों ने समय के साथ रूप बदल लिया। यह कहकर बच्चों की परीक्षाएं हैं। आपके घर में परीक्षा देने वाले बच्चे नहीं हैं। हम अगले महीने घर पर नहीं रहेंगे। हमारे पास रिश्तेदार आ रहे हैं। शुभ कार्य हैं। अगले महीने हमारे घर में शुभ कार्य है, इसलिए उन्हें घर में नहीं रहना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम क्यों न करें? बहुओं को नए कारण मिल गए। गेंद को कोई भी अपने मैदान में नहीं रखता, उधर से इधर, इधर से उधर किक मारते ही रहे। वह ठोकरें सहती हुई यात्रा करती ही रहीं। छोटे बेटे के पास से बड़े बेटे के घर, बड़े बेटे के पास से छोटे बेटे के घर। सुनील धैर्यपूर्वक जयंती की ओर देख रहा था। वह ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे उसने देखा ही न हो। उसके सहज व्यवहार और अभिनय के बीच 1 मिनट बीत गया। जो लोग सोने का नाटक करते हैं, उन पर कितना भी पानी डालो, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। वह और पास आ गया। जयंती को अपना सिर घुमाना पड़ा। उसने उसके हाथ पकड़े। आप मुझे सांत्वना देकर मनाने की कोशिश मत कीजिए। हाथों को पीछे खींचते हुए सुनील ने कहा, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं मनाऊंगा। तुम्हारे सहयोग के बिना कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है? दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। सुनील ने प्यार से कहा, क्या तुम मुझे एक वादा करोगी, जयंती? बातों को एक निश्चित दिशा में मत मोड़िए। मैंने कहा था ना, मैं बिना तुम्हारी स्वीकृति के कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है, बताइए। 2 दिनों का प्रयोग। मैंने जो कहा उसे ध्यान से सुनो। यह स्वयं अनुभव करके और समझने का प्रयोग है। तुम्हें ईमानदारी से भाग लेना होगा। मजाक मत कीजिए। समझाकर बताइए। कुछ साल पहले हमने खबरों में पढ़ा था, याद है ना, कि आम लोग एक दिन के लिए जेल जीवन का अनुभव करने के लिए संगारेड्डी में, दिल्ली की तिहाड़ जेल में कोई भी एक दिन जेल में बिताकर आ सकता है। उसने सुनील की ओर अजीब तरह से देखा। उसके चेहरे पर डर था। डरो मत, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। प्रयोग हमारे घर में ही है। क्या तुम सहमत हो? जयंती दुविधा में थी। प्रयोग का विवरण जाने बिना मैं कैसे सहमत हो जाऊं? अगर तुम सहमत होती हो तो एक तरह से मैं भी इस प्रयोग में भाग लेता हूं। तो ठीक है, तुम मां की तरह, मैं तुम्हारी तरह। ठीक है, अब तो स्पष्ट रूप से बताइए। जयंती ने सही कहा। सुनील ने ध्यान से समझाया, यह तो मजेदार है। 2 दिन घर में ही तो रहना है। कहकर जयंती हंसते हुए उत्साहित हो गई। सुनील ने शांति से सांस ली। दूसरा शनिवार और उसके ठीक बाद आने वाला रविवार वे इस मंच के लिए तैयार हो गए। जब भी वह आती थीं, उन्हें जिस ऊपर के कमरे में रखा जाता था, जयंती शनिवार की सुबह उसमें चली गई। सुविधाएं पहले जैसी ही थीं, कुछ भी अतिरिक्त नहीं होगा। टीवी में केवल एक ही तेलुगु चैनल। अखबार नहीं होगा। फोन पर कॉल आएंगे, लेकिन वह दूसरे कॉल नहीं कर सकती। उसे अपना काम खुद करके कमरे में ही समय बिताना था। समय पर खाना आएगा। बात करने के लिए कोई नहीं आएगा। वह नीचे नहीं जा सकती। गृहिणी की भूमिका में सुनील को घर और रसोई का ध्यान रखना था। समय पर खाना ऊपर जाकर देना था। जरूरी न्यूनतम चीजें ऊपर के कमरे में हैं या नहीं, यह देखना था। चाय और बिस्कुट के साथ सुनील ऊपर गए। जयंती में देख रही थीं। उन्होंने टेबल पर कप रखा और जयंती की ओर बिना देखे, बिना बात किए ही बाहर आ गए। उन्हें याद आया कि वह भी उन्हें इसी तरह झुंझलाहट के साथ छोड़कर बाहर निकल जाती थीं। जयंती ने टीवी ऑन किया। थोड़ी देर देखने के बाद ऊब गई, क्योंकि एक ही चैनल लगा हुआ था। वह कुर्सी से उठी और खिड़की से बाहर देखा। कमरे में इधर उधर टहलने लगी। 8:30 बज रहे थे। सुनील उपमा के साथ आए। टेबल पर रखा और खाली कप लेकर चले गए। जयंती ने सुनील को देखा। थोड़ी देर लेटी रहीं, नींद नहीं आई। टीवी देखा। 12 बज रहे थे। नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। लगता है कोई आया है। क्या आप अकेले हैं? एक रिश्तेदार ने पूछा। हाँ,
जयंती 2 दिनों के लिए हैदराबाद गई है। तो फिर रात के खाने के लिए हमारे घर आइए। केवल 2 दिन की तो बात है। वह सब कुछ करके गई है। आप जानते हैं कि मुझे खाना बनाना पसंद है। अगले महीने आपकी बारी है। माँ कब आ रही हैं? इसका मतलब त्योहार पर वह आपके पास ही रहेंगी। जयंती को बातचीत धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। हाँ जी, इस बार त्योहार पर माँ हमारे पास ही रहेंगी। हम खुशी से इंतजार कर रहे हैं। सुनील का जवाब। जयंती को बहुत गुस्सा आया। लगता है रिश्तेदार चले गए हैं। नीचे सन्नाटा। दोपहर के भोजन में अभी समय है। वह तो सोच रही थीं कि माँ को अगले महीने घर में नहीं रहना चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि वह त्योहार पर जरूर रहेंगी। जयंती ने युद्ध के लिए अपनी बातों की तलवारों को तेज किया। जब सुनील प्लेट लेकर आए, रखा और जाने लगे, उसने गुस्से से कहा, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने ध्यान न देते हुए होंठों पर सीधी उंगली रखी और इशारा किया कि बात नहीं करनी है, और चले गए। जयंती को याद आया कि वह भी उन्हें इसी तरह रोज बिना कुछ बात किए प्लेट रखकर तेजी से चली जाती थीं। मिनट घंटों में बदल रहे थे। टीवी उबाऊ, फोन उपलब्ध नहीं था, नीचे नहीं जाना था। उसने सोचा कि थोड़ी देर सो जाते हैं और पलंग पर लेट गई। उसे झपकी आई या नहीं, नीचे बच्चों की आवाजें। पड़ोस की बच्ची अपने जन्मदिन के केक के टुकड़ों के साथ आई थी। पीछे पीछे छोटे बच्चों का झुंड, उनकी चीखें और हंसी। जयंती को वे सारी आवाजें परिचित थीं। उसने सोचा कि नीचे जाकर सभी को मजे से बुलाए। समझौते के अनुसार नीचे नहीं जाना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि सुनील ने उसके जन्मदिन का केक का टुकड़ा उसके लिए उसके कमरे में भेजा था। सुनील बच्चों के साथ कैरम खेलते थे। उस गली के बच्चे उन्हें कैरम अंकल कहते हैं। जयंती भी खेलती थीं। समय भारी लग रहा था। शाम हो रही थी। उसने अपने चेहरे पर पानी छिड़का। उसने खिड़की से बाहर देखा। परिचित लोग घूम रहे थे। स्ट्रीट लाइटें जल उठी थीं। मंदिर से भजन। वह इधर उधर घूमी। एक और खिड़की के पास जाकर देखा। अनेक विचार। जयंती के दिमाग में, जो पहले कभी इतनी फुर्सत में नहीं रही थी, और भी कई विचार, चुनौती देने वाले विचार। गरम दिमाग के साथ वह पलंग के पास आई। टेबल पर रात का खाना। उसे पता ही नहीं चला कि सुनील इसे कब रख कर गए। उसे तुरंत याद आया कि उसने सास के साथ बिना बातचीत किए कितनी बार टेबल पर रखकर वह चली गई थी। उसे तुरंत याद आया। उसने प्लेट उठाई, खिड़की के पास गई और बाहर की दुनिया को देखते हुए खा लिया। पूरी रात नींद नहीं आई। न जाने किन किन बातों ने परेशान किया। प्रश्नों की एक श्रृंखला याद आई और घबराहट भर दी। सास का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं था, उससे भी ज्यादा चमकदार। बहुत स्नेह से वह उसकी ओर देख रही थीं। सिर्फ उसकी ओर ही नहीं, अपने पति और बच्चों की ओर भी प्यार और ममता से। नींद न आने के कारण वह कमरे में ही घूमती रहीं। वह खिड़कियों के पास जाकर देखा। दुनिया सो रही थी। कोई दिखाई नहीं दिया। सब कुछ सन्नाटा। वह आकर पलंग पर गिर गई। अगली सुबह। पहले ही 1600 मिनट बीत चुके थे। जब सुनील टेबल पर चाय रख रहे थे, वह जाग गई। जयंती ने बात करने की कोशिश की, लेकिन समझौता याद आने पर चुप रही। उसने सोचा कि जब वह नाश्ता लाएंगे तो मैं किसी भी तरह बात करूंगी। वह नाश्ते के समय तक इंतजार नहीं कर पाई। 27 घंटों में पहली बार जयंती ने कमरा छोड़ा। अखबार पढ़ रहे सुनील ने तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई जयंती को आश्चर्य से ऐसे देखा जैसे वह कोई अपराध कर रही हो। सुनिए तो, सास माँ को महीने महीने नहीं, हमेशा के लिए अपने पास ही रखेंगे। बेटी का कमरा नीचे खाली ही है, उसे उनके लिए तैयार करते हैं। अगले महीने 2 त्योहार आ रहे हैं ना, उन्हें 1 महीना पहले ही ले आते हैं। अपने भाई को फोन कीजिए कि हम सास माँ को लेने आ रहे हैं।